हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु बिकेम द न्यू आर्मी वाइस चीफ। आर्मी के अभी रिसेंटली नए वाइस चीफ बने हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी ये कब बनेंगे? अभी बने नहीं है, इनको चार्ज मिलेगा 15 फेब को। 15 फेब के बाद ये बन जाएंगे हमारे आर्मी के नए वाइस चीफ। राइट, नए वाइस चीफ का नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी जी। राइट, नए वाइस चीफ का नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी जी है। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को। एमवी सुचेंद्र कुमार को ये रिप्लेस करेंगे और 15 फेब से ये बन जाएंगे हमारे आर्मी के नए वाइस चीफ। फिलहाल के लिए ये आर्मी के नए वाइस चीफ बनने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए बनेंगे टिल 31 मई। 31 मई के बाद ये क्या बन जाएंगे? हमारे आर्मी के चीफ बन जाएंगे। अभी क्या बने हैं? वाइस चीफ बने हैं। क्योंकि जो आर्मी के चीफ है, जो अभी करंट जो आर्मी के चीफ है, आर्मी के जो चीफ है वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे ये रिटायर हो रहे हैं 31 मई को। तो इसके बाद ये आर्मी के नए चीफ बन जाएंगे। फिलहाल के लिए ये 15 फेब से लेकर 31 मई तक क्या रहेंगे? वाइस चीफ रहेंगे। और 31 मई के बाद ये क्या बन जाएंगे? आर्मी के चीफ बन जाएंगे। राइट। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ विच स्टेट। रिसेंटली राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है और कौन सी स्टेट के एडवोकेट जनरल बने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं हाई लॉ ऑफिशियल्स, हाई लॉ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो हाई लॉ ऑफिशियल्स होते हैं उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अब स्टेट लेवल पे जो हाई लॉ ऑफिशियल्स होते हैं उनको तो हम बोल देते हैं एडवोकेट जनरल, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे हाई लॉ ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल्स। उनको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल्स। सेंट्रल लेवल पे हाई लॉ ऑफिशियल्स को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेवल पे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट चलते हैं, फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी हेल्ड इन। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है जैसे कोई पुरानी हमें इंस्क्रिप्शंस मिली है, जैसे खुदाई होती है ना, एएसआई जो करती है हमारी होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो जो खुदाई करती है उसमें हमें कई बार पुरानी इंस्क्रिप्शंस मिलती है जिसमें कि पुराना कुछ लिखा हुआ है, किसी पत्थरों पे लिखा हुआ है, तो उनको यहाँ पे संभाल कर रखा जाएगा नेशनल म्यूजियम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम बनने जा रहा है हमारी कंट्री का। फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी का जो होगा ये डिजिटल नेशनल म्यूजियम, तो कहां पे ये बनने जा रहा है? हैदराबाद में बनने जा रहा है। हैदराबाद के अंदर सलार जंग म्यूजियम में ये बनेगा। राइट, तो यहां पे 1 लाख से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शन जो है वो डिस्प्ले करी जाएंगी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्चेस भारत राइस एट सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर कंज्यूमर्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस राइस। अभी जैसे पहले भारत आटा आया था, पहले भारत आटा नाम का एक ब्रांड आया था, तो उसमें क्या था? उसमें जो आटा होता है, गेहूं का आटा, तो उसके सब्सिडाइज्ड प्राइस पे कंज्यूमर्स को दिया जाता था। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली भारत राइस भी एक नया ब्रांड लेकर आई है हमारी, ये गवर्नमेंट का ब्रांड है। भारत राइस हो गया, भारत आटा हो गया, ये गवर्नमेंट का ब्रांड है। तो ये इसमें जो भारत राइस का प्राइस होगा मैक्सिमम वो कितना होगा? 29 रुपीज पर केजी इसका प्राइस होगा भारत राइस का। जो भारत आटा आया था इसका मैक्सिमम प्राइस कितना था? 27.50 रुपीज पर केजी। भारत आटा का प्राइस था 27.50 पर केजी। इससे ज्यादा का दुकानदार नहीं बेच सकता भारत आटा नाम का जो ब्रांड है, लेकिन भारत राइस नाम का जो ब्रांड है उसका मैक्सिमम प्राइस कितना है? 29 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट है, एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है।
तो ये कौन से स्कूल में या कौन से विद्यालय में ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। विद्यांजलि ये नवोदय विद्यालय के लिए है। एक्चुअल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है विद्यांजलि नवोदय विद्यालय के लिए ये शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो बच्चे जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये लॉन्च करा है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च करा है। उन बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे हैं। मतलब कि वो बच्चे जो कि पढ़ने में तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एम्पावर करने के लिए ये जो प्रोग्राम है शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें उनको रिसोर्सेस दिए जाएंगे। वो बच्चे जिनके पास अभी एनफ रिसोर्सेस नहीं है पढ़ाई के लिए, तो उनको ये रिसोर्सेस दिए जाएंगे, उनकी हेल्प करी जाएगी पढ़ाई में। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात आई है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है राज्यसभा passes bill seeking to modify SC/ST list in which of the two states। अभी देखो रिसेंटली राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है। देखो जब तक ये बिल होता है ना, पार्लियामेंट में घूम रहा है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है, किसी भी हाउस में है, जब तक किसी भी बिल को अप्रूवल नहीं मिल जाता प्रेसिडेंट से, तब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है सो दैट कि एक थोड़ा बेस बन जाए। अब राज्यसभा में पास हो गया, कल को लोकसभा में पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद ये जो बिल होगा, एक्ट जब बन जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, तब ये जो एक्ट होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बिल है, तो एक बार थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ये कौन सी स्टेट्स में है, कौन सी स्टेट में SC/ST लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए ये राज्यसभा में पास हुआ है। ये बिल है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में जो SC/ST लिस्ट है उसको मॉडिफाई करने की बात हो रही है, राइट। तो ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, पास हो गया, अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा। जैसे ही इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद ये बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तब ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कौन सी दो स्टेट्स कि SC/ST लिस्ट को मॉडिफाई करना है, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश स्टेट की लिस्ट को मॉडिफाई करना है। तो इसमें 7 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है, पर्टिकुलरली PVTG जो है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात हुई है, जिसमें से 7 में से जो 3 ग्रुप्स है वो आंध्र प्रदेश के हैं और 4 जो है वो ओडिशा के हैं। तो ये SC/ST के जो आगे ST के ये सबसेट्स हैं, तो उनको मॉडिफाई करना है, लिस्ट में ऐड करना है। तो उससे रिलेटेड ये बिल है। जैसा ही ये बिल पास हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो उसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में 2 और बिल है जो पास हुए हैं। अब ये बिल ही है, एक्ट नहीं बने हैं, अप्रूवल प्रेसिडेंट से नहीं मिला है। अब ये लोकसभा में 2 बिल पास हो चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं सो दैट कि कल को जब एक्ट बनेंगे तो हमें एकदम से नया ना लगे, ऐसे ना लगे कि अच्छा ये बिल कहां से आ गए, राइट। तो एक बार थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बिल लोकसभा में पास हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये लोकसभा में पास हो चुका है, राइट। तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल ये है क्या? इसमें है कि जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, SSC के एग्जाम हो गए, बैंकिंग के एग्जाम हो गए, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं, या फिर UPSC कोई भी एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं या कुछ बच्चों को वहां पे चीटिंग करवाई जाती है या कुछ भी ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो बाकी के बच्चे हैं ना वो अफेक्ट होते हैं। अब देखो जो पेपर लीक हुआ है वो सारे बच्चों तक तो पहुंच नहीं रहा ना, थोड़े बच्चे ही हैं जिन्होंने ये चीटिंग करी है, जिन्होंने गलती करी है, लेकिन उसकी जो सजा है वो सबको मिलती है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं उन्होंने अपना टाइम दिया, पेपर दे रहे हैं, पेपर के बाद दोबारा फिर से वो पेपर रिकंडक्ट होता है, तो एक तरह से उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में लाया गया है और इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। एक और बिल है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। ये जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड बिल है। तो
ये भी अभी लोकसभा में ही पास हुआ है, आगे जैसे ये एक्ट बनेगा तो फिर हम इसको भी डिटेल में करेंगे। ये 2 बिल है जो लोकसभा में पास हो चुके हैं। नेक्स्ट है एक बिल जो है जो पास हो चुका है, एक्ट बन गया है, दोनों हाउसेस में पास हो गया, अब वो एक्ट बन गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। ANRF एक्ट है, ANRF एक्ट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट जो है वो पास हो चुका है, दोनों हाउस में एक्ट बन चुका है, बिल पास हो गया, एक्ट बन चुका है। तो इसके अंदर है क्या, इसमें है कि जो साइंस के फील्ड में रिसर्च होती है, इनोवेशन होती है, उसको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये है इस बिल का मेन एम। साइंस के फील्ड में जो भी रिसर्च इनोवेशन का काम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है साइंस के अलग अलग फील्ड में, तो उनको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना वो ANRF एक्ट का काम है, राइट। तो ANRF के सीईओ कौन है, इसके सीईओ है अभय करंदीकर। जो बोर्ड बना है ANRF नाम का, जो अभी रिसेंटली नया बोर्ड बना है, तो उसके सीईओ है अभय करंदीकर, और इसके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वही रहेंगे इनके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। तो फिलहाल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो वही रहेंगे। अगर कल को अभी इलेक्शन आने वाली है तो इलेक्शन के बाद अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी चेंज हो जाएंगे, अगर सेम रहते हैं तो सेम ही रहेंगे, राइट। तो जो भी इंडिया का करंट प्राइम मिनिस्टर है वो होगा इस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। तो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट इसका कौन होगा, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो होंगे इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स। 2 वाइस प्रेसिडेंट है, 1 प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास वाज कैरिड आउट बाय, अभ्यास ये है DRDO की एक एक्सरसाइज है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभ्यास ये है क्या, अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है जिसको बोलते हैं HEAT, HEAT, हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है। ये किस लिए है, ये जो हमारे सोल्जर्स है उनको ट्रेनिंग देने के लिए है, ये एक वेपन सिस्टम की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक वैसा ही एक थ्रेट सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा अभ्यास के थ्रू। अभ्यास क्या है, हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है, एक्सरसाइज नहीं है, टारगेट है, ये एक हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है। ये हमारे जो सोल्जर्स है उनको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिसमें ऐसे लगेगा कि सच में कोई लड़ाई हो रही है, सच में कोई थ्रेट आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे जो सोल्जर्स है उनकी वेपन सिस्टम की प्रैक्टिस करवाने के लिए है, कुछ इस तरह का है ये अभ्यास। तो इसमें क्या होगा, ये लैपटॉप से कनेक्टेड होगा, उस पे इसका पूरा कंट्रोल होगा, लैपटॉप से इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये एक पूरा एक थ्रेट सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा जिसमें हमारे सोल्जर्स है वेपन सिस्टम की प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहले हम क्या करते थे, ऐसे जो अभ्यास टाइप के ये जो होते थे हमारे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स, मतलब उनके लिए एक टारगेट क्रिएट किया जाएगा हमारे सोल्जर्स के लिए वेपन्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो पहले हम ये दूसरी कंट्री से मंगवाते थे तो थोड़ा महंगा पड़ता था, अब हम इसको इंडिया में ही बना रहे हैं। तो कौन बना रहा है इसको, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, इसको ADE जो है वो इसको डिजाइन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम है कलम एंड कवच। कलम एंड कवच ये क्या है, एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है। व्हाट इज कलम एंड कवच, ये है एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। आपको पता होना चाहिए कलम एंड कवच क्या है, ये एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है। कहां पे होने जा रहा है, ये पुणे में है, राइट। पुणे में ऑर्गेनाइज होगा ये जो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है कलम एंड कवच, ये हो चुका है, राइट, हो चुका है। कहां पे हुआ था, ये पुणे में हुआ था। तो इस ये जो डिफेंस लिटरेचर कवच है, इस टाइम पे 2 बुक्स भी रिलीज हुई है, बुक्स के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं ये पुणे में क्या है। पुणे में आर्मी कमांड है। आर्मी की टोटल कितनी कमांड्स है, आर्मी की टोटल 7 कमांड्स है इंडिया में। जो पुणे वाली आर्मी कमांड है, यहाँ पे ये डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज हुआ था। जो पुणे वाली कमांड है ये कौन सी है, ये आर्मी की सदर्न कमांड है, ये आर्मी की सदर्न कमांड है।
उधमपुर वाली जो है ये नदरन कमांड है आर्मी की, कोलकाता वाली जो है ये ईस्टर्न कमांड है आर्मी की, और चंडी मंदिर वाली वेस्टर्न कमांड है आर्मी की। तो ये है आर्मी की 4 कमांड्स। पीछे बच गई 3 कमांड्स। 3 कमांड्स कौन सी है? नदर्न कमांड्स हो गई, सदर्न हो गई, वेस्ट वाली हो गई, ईस्ट वाली हो गई। सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड कहां पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल कमांड कहां पे है? लखनऊ में है। एक है साउथ वेस्ट कमांड। साउथ वेस्ट कमांड कहां पे है? साउथ वेस्ट कमांड है जयपुर में। और इसके अलावा एक और कमांड है यहाँ पे, ट्रेनिंग कमांड जिसको बोलते हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये कहां पे है? ये है शिमला में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पे है? ये है शिमला में। राइट, ये है टोटल आर्मी की 7 कमांड्स, जिसमें से जो कलम एंड कवच लिटरेचर फेस्टिवल है वो कहां पे हो रहा है? सदर्न कमांड में, पुणे में। तो इस टाइम पे 2 बुक्स रिलीज हुई है। एक तो है रशिया गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर, ये किसकी है? अजय सिंह की है। दूसरी बुक रिलीज हुई है एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये किसकी है? कर्नल अमित सिन्हा एंड विजय खरे की। ये 2 बुक्स रिलीज हुई है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल के टाइम पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ये 3 फरवरी को इनॉग्रेट हुई थी। वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, ए स्मॉल होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन। तो ये कहाँ पे हुआ था? जनता मैदान में हुआ था, उड़ीसा में इसका इनॉग्रेशन किया था। उड़ीसा के जो सीएम है, सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई थी, इनॉग्रेशन हुआ था, तो वो ओडिशा के नेशनल जो स्टेट एंथम है, ओडिशा का जो स्टेट एंथम है उससे हुआ था। ओडिशा का स्टेट एंथम क्या है? वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी ये उड़ीसा का स्टेट एंथम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उड़ीसा का स्टेट एंथम कौन सा है? वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का स्टेट एंथम है। न्यूज में है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर स्टेट एग्जाम कोई दे रहा है उड़ीसा का तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इस टाइम पे ओडिशा के एक फेमस ऑथर है और लिंग्विस्ट भी है जिनका नाम है देबी प्रसन्न पटनायक। देबी प्रसन्न पटनायक, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने ओडिया लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इसमें दी है ओडिया लैंग्वेज में। राइट, तो इसीलिए ये जो देबी प्रसन्न पटनायक है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओडिया लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। राइट, इसके अलावा इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही साथ 20 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी। राइट, नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स पे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसके 2 एडिशंस होने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पे था? लेह में, लद्दाख में, लेह में। तो लेह में जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो था 2 से लेकर 6 फेब के बीच में, जो कि हो चुका है। तो इसके रिजल्ट आ चुके हैं जो लेह में इसका हुआ था 2 से 6 फरवरी के बीच में। इसका जो मस्कट था वो क्या था? इसका मस्कट था शान शीन। राइट, तो ये जो इसका फर्स्ट ले वाला जो है एडिशन है इन गेम्स का वो हो चुका है। तो उसके रिजल्ट्स क्या है? उसमें 2 गेम्स खेली गई थी, एक तो थी आइस हॉकी और दूसरी थी स्पीड स्केटिंग। 2 गेम्स थी, आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग। तो इसमें महाराष्ट्र ने 20 स्केटिंग मेडल्स जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है। आर्मी ने आइस हॉकी में गोल्ड मेडल जीते हैं और आईटीबीपी वीमेन जो है, वीमेन की टीम, उन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। राइट, और इसका जो सेकंड एडिशन जो है वो कहाँ पे होगा? वो जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग में होगा। राइट, गुलमर्ग में होगा। ये कब शुरू होगा? 21 फेब को ये शुरू होगा। नेक्स्ट है MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स। आर्मी वालों को ड्रोन दे रहा है यूएस ने 31 ड्रोन्स दे रहा है। MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स समझते हो ना? जो ड्रोन्स होते हैं अनमैन्ड होते हैं, इसमें कोई बैठ कर नहीं इनको चलाता। तो ड्रोन्स में कैमरा लगा होता है, तो उससे हम क्या है, हम
उससे एक तरह का हम सर्वेलेंस का काम ले सकते हैं ड्रोन से। तो यूएस इंडिया को दे रहा है 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स, इंडिया को दे रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, $3.99 बिलियन उसकी कॉस्ट है। कितने ड्रोन्स दे रहा है, 31 ड्रोन्स जो है वो यूएस इंडिया को देने के लिए यूएस ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसमें से जो 31 ड्रोन्स आ रहे हैं, इसमें से जो 15 ड्रोन्स है वो सी गार्डियन ड्रोन्स है, मतलब कि नेवी को दिए जाएंगे, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दोनों को 8-8 दिए जाएंगे, 8 आर्मी को दिए जाएंगे, 8 एयरफोर्स को दिए जाएंगे और 15 जो है वो इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है पुल टग महाबली। महाबली क्या है, ये हमारा एक पुल टग है, 25T बुलार्ड पुल टग है। तो ये है क्या, ये इंडियन नेवी को दिया जा रहा है पुल टग। पुल टग का नाम क्या है, महाबली। पुल टग का नाम क्या है, महाबली है, राइट। तो ये महाबली क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। महाबली का कोई भी ऑप्शंस आ सकते हैं, एक वेसल है या कोई एयरक्राफ्ट है या क्या है, पुल टग है। तो ये क्या है, एक 25T बुलार्ड पुल टग है। महाबली क्या है, एक पुल टग है, राइट। तो ये ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लेना है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ये बनाया जा रहा है। तो इसका जो काम है, ये बनाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक MSME कंपनी है, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर इसको बना रही है। तो अब इसका काम क्या है, इट विल प्रोवाइड afloat firefighting assistance to ships alongside and at anchorage and will have capability to conduct limited search and rescue operation। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये हमारी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ जो शिप्स आते हैं उनकी एंकोरेज में भी हेल्प करेंगे। शिप्स की एंकोरेज मतलब जो शिप्स जहाँ पे आकर लोड या अनलोड होते हैं, जहाँ पे आकर खड़े होते हैं बेसिकली, राइट। तो वो होता है एंकोरेज। तो ये इंडियन नेवी में सर्च ऑपरेशन करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस का काम करने में ये जो पुल टग है वो हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा महाबली पुल टग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।